आप सभी को नमस्कार। मैं पंकज परियार जब भी YouTube चैनल पर आता हूँ विद्यार्थी के हितों की बात करने आता हूँ। आज भी आपके बीच आया हूँ तो विद्यार्थी के हितों की बात करने आया हूँ। CBSE बोर्ड एग्जाम लगभग शुरू हो चुके हैं और RBSE बोर्ड एग्जाम शुरू होने वाले हैं। तो आज विद्यार्थियों के लिए एक उपयोगी टॉपिक में लेकर आया हूँ कि किस प्रकार वो अपनी बोर्ड एग्जाम में अच्छा परफॉर्म करें, उनको अच्छे मार्क्स मिले और किस प्रकार अपने पेपर का वो प्रस्तुतिकरण करें। तो आज का अपना जो विषय है वो हाउ टू प्रेजेंट पेपर इन बोर्ड एग्जाम, या हिंदी में कहें तो पेपर का प्रस्तुतिकरण कैसे करें। अब विद्यार्थियों सबसे पहले इस बात को समझना है कि पेपर का प्रस्तुतिकरण क्या होता है। इसको एक आप सरल उदाहरण से समझिए कि सपोज करो हमारे घर में मेहमान आए हैं, हमने अच्छा खाना बनाया है, डिलीशियस मेनू तैयार की है। अब हमारा जो मेहमानों को खाना खिलाने का तरीका है वो एक तरीका तो ये है कि आपने बहुत अच्छे तरीके से खाना सर्व किया, खाना खाने वाले मेहमानों को बहुत आनंद आया, खाने को एप्रिशिएट किया गया। और दूसरा तरीका ये है कि खाना आपने सर्व किया लेकिन आपको अच्छी तरीके से सर्व नहीं कर पाए और मेहमानों को उस खाने का आनंद नहीं आ पाया, वो खाना एप्रिशिएट नहीं किया गया। तो अब उसमें दोष जो है विद्यार्थियों खाने का नहीं है, उसमें दोष सर्व करने वाले का है कि वो खाने को सही तरीके से सर्व नहीं कर पाए। बस यही बात को समझना है कि बोर्ड एग्जाम नजदीक है, आप सभी लोगों ने अपने अपने हिसाब से अपने अपने सब्जेक्ट की बहुत अच्छी तरीके से मेहनत की है। अब जो आपने कंटेंट तैयार किया है, जो मैटर तैयार किया है, उसको अपने आंसर शीट में परोसना है। तो हमें जो कंटेंट याद है, हमें जो मैटर याद है, उसको हम आंसर शीट में जो परोसेंगे, जो सर्व करेंगे, उसे कहते हैं प्रेजेंटेशन ऑफ पेपर या पेपर का प्रस्तुतिकरण। अब बात करते हैं कि क्या वास्तव में पेपर का प्रेजेंटेशन या पेपर का प्रस्तुतिकरण इतना मायने रखता है, महत्वपूर्ण है। निश्चित रूप से मैं विद्यार्थियों को कहूंगा कि पेपर का प्रस्तुतिकरण बहुत मायने रखता है और उससे आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलता है। एग्जामिनर हमसे परिचित नहीं है, एग्जामिनर हमारे से अननोन है, एग्जामिनर हमसे इमोशनल अटैच नहीं है, भावनात्मक रूप से जुड़ा हुआ नहीं है। तो अब हमारे पास एग्जामिनर को प्रभावित करने का, इंप्रेस करने का ओनली और ओनली वन अल्टरनेट भी है। हमारे पास केवल और केवल एकमात्र विकल्प है, हमारी आंसर शीट। जो हमारी आंसर शीट होगी वही एग्जामिनर को प्रभावित करेगी। हमारा प्रयास ये रहना चाहिए कि एग्जामिनर जब हमारी नोटबुक चेक करे तो वो बिल्कुल चेयरफुल मूड में रहे, अच्छा फील करे, गुड फील करे, उसको किसी प्रकार की कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। और यदि एग्जामिनर चेयरफुल मूड में रहेगा, अच्छे मूड में रहेगा, तो उसका फायदा हमें निश्चित रूप से मिलता है। और यदि हमने अपने आंसर शीट के माध्यम से यदि एग्जामिनर को इरिटेट कर दिया या एग्जामिनर को बार बार परेशान किया तो उसका निश्चित रूप से नेगेटिव रिजल्ट हमें देखने को मिलेगा। अब चर्चा करते हैं कि प्रेजेंटेशन ऑफ पेपर करते समय या पेपर का प्रस्तुतिकरण करते समय हमें किन किन बातों को लेकर चलना है, किन किन बातों का ध्यान रखना है। पॉइंट नंबर 1 पे अपन चर्चा करेंगे एट द सेंटर कैंपस। आप परीक्षा का जो भी निर्धारित समय है उससे आधा घंटा पहले बिल्कुल आप अपने सेंटर पे पहुंचिए। सेंटर पे पहुंचकर आप अपना रोल नंबर देखिए, अपना रूम नंबर देखिए। और यहाँ पर मैं एक बात कहना चाहूंगा कि आप उस समय अपनी मिजाज में रहें, अपने धुन में रहें। आप ऐसे दोस्तों से बचें जो आपको कंफ्यूज करें या आपको कॉन्फिडेंस लेवल गिराए। जैसे कैसे तैयारी आप करके आए हैं, अच्छी तैयारी करके आए, आप पूरे कॉन्फिडेंट हैं। अब मैं आपको उदाहरण के लिए बताता हूँ, मैं इंग्लिश टीचर हूँ इसलिए इंग्लिश की बात करूंगा। आप बिल्कुल कॉन्फिडेंट रखे गए हैं, एक विद्यार्थी आया और आपसे कहा कि यार इस बार तो नो बैड डे पे पैराग्राफ पक्का आएगा। अब सपोज करो आपने वो पैराग्राफ तैयार किया है, जब कुछ ठीक है, और मान लो तैयार नहीं किया तो अब आपके पास विकल्प क्या है। लेकिन उस लड़के के कहने से हम जो 80-90% जो प्रिपरेशन करके आए हैं उसकी तरफ से हमारा ध्यान पूरा हट गया और हमारा ध्यान वहां चला गया, हमारा ध्यान वहां डाइवर्ट हो गया जो हमें नहीं आ रहा है। जबकि हमें मालूम है कि मान लो नो बैड डे पे आएगा तो उसका अल्टरनेट भी दिया होगा और भी होगा, तो हम वो भी कर सकते हैं। लेकिन कुल मिला के हमारा एक जो कॉन्फिडेंस लेवल था वो गिर गया और हमारे दिमाग में एक कंफ्यूजन बढ़ गया। तो मैं आपको ये सलाह दूंगा कि आप ऐसे दोस्तों से बचें जो कि आपका कंफ्यूजन बढ़ाए, जो कि आपके कॉन्फिडेंस लेवल को गिराए। पॉइंट नंबर 2, इन द एग्जामिनेशन हॉल आपको 15 मिनट पहले नोटबुक दे दी जाती है, ऐसी शीट दे दी जाती है।
अब सबसे पहले अपने को किसी प्रकार की एंट्री करने से पहले अपने को अपनी आंसर शीट चेक कर लेनी चाहिए। मान लो कहीं लाइनिंग मिस्टेक नहीं है, कोई पेज कटा फटा तो नहीं है। जब आप श्योर हो जाते हैं हाँ मेरी नोटबुक जो है वो बिल्कुल सही है, उस समय आप जो डायरेक्शंस दे रखे हैं उस डायरेक्शन के अनुसार आप अपने एंट्रीज कीजिए। अब कुछ विद्यार्थी क्या करते हैं कि एंट्रीज फटाफट करके बैठ जाते हैं और इधर उधर देखते रहते हैं। मैं आपको कह रहा हूं कि वो जो 15 मिनट है उसको आपको फुली यूटिलाइज करना है। अब फुली यूटिलाइज कैसे करना है कि आपने सारे एंट्रीज करने के पहले अपने नोटबुक के लेफ्ट हैंड साइड में क्वेश्चन के लिए मार्जिन छोड़े, ताकि उसमें आप आराम से क्वेश्चन नंबर लिख सके, सब क्वेश्चन नंबर लिख सके। और यहां तक तो मैं कहना चाहूंगी कि नोटबुक का जो राइट हैंड साइड है वहां पर भी आप थोड़ा सा मार्जिन छोड़े, ताकि जब नोटबुक चेक होगी तो वो आपके शब्द मुड़े नहीं और प्लस आपकी राइटिंग का एक लुक बनेगा। तो आप उस 15 मिनट का पूरा यूटिलाइज करें, उपयोग करें और लाइनिंग करें, ताकि आपको बीच में बाद में लाइनिंग करने के लिए आपका समय खराब नहीं हो। पॉइंट नंबर 3, रीड द पेपर सरफेशियली। आपको एक बार पेपर जब मिल जाता है तो उसको एक बार सरफेशियली निकाल पढ़ लेना, क्योंकि इससे क्या होगा, इससे पेपर के साथ आपकी फैमिलिटी बन जाएगी, पेपर से आपका परिचय हो जाएगा और आप ये तय कर पाएंगे कि हमें क्वेश्चन की प्रायोरिटी क्या रखनी है। पॉइंट नंबर 4, प्रायोरिटी ऑफ क्वेश्चन। प्रायोरिटी ऑफ क्वेश्चन का मतलब ये है, या आपको इस बात का ध्यान देना है कि एग्जामिनर के दिमाग में शुरू के 2 या 3 पेज में आपको लेकर एक इमेज क्रिएट हो जाती है। शुरू के 2-3 पेज में यदि आपने बहुत अच्छे क्वेश्चन किए हैं, वो क्वेश्चन किए हैं जो आपको अच्छी तरह से आते हैं, जिनको लेकर आप बिल्कुल कॉन्फिडेंट हैं, वो क्वेश्चन पहले करें, क्योंकि 2-3 पेज तक एग्जामिनर के दिमाग में आपके प्रति एक इमेज क्रिएट हो जाएगी और शुरू से लेकर अंत तक एग्जामिनर उसी इमेज के आसपास घूमेगा। अब यदि हमने शुरू से ही एग्जामिनर के दिमाग में अच्छी इमेज बना ली तो हमें निश्चित रूप से फायदा होगा। और मान लो शुरू में हमने वो क्वेश्चन कर दिए जो हमें आधा अधूरा आते हैं या काट छाट कर दी, तो हमारी एक नेगेटिव इमेज बन जाएगी और बीच में जाकर हम भले कितना भी अच्छा करेंगे, लेकिन शुरू की इमेज जो उसके दिमाग में क्रिएट होगी हमारे प्रति, उस इमेज से आगे पीछे वो ज्यादा नहीं हो पाएगा। तो सर्वप्रथम पहले उन क्वेश्चनों को करें जो आपको बहुत अच्छी तरीके से आते हैं, जिनको लेकर आप बहुत कॉन्फिडेंट हैं। पॉइंट नंबर 5, सीक्वेंस ऑफ क्वेश्चन। अब एक तरफ हम बात कर रहे हैं कि क्वेश्चन की प्रायोरिटी, कि जो क्वेश्चन हमें अच्छे आते हैं वो हमसे सबसे पहले करने चाहिए, लेकिन मैं यह बात कहना चाहूंगा कि अपने को सीक्वेंस ऑफ क्वेश्चन भी मेंटेन करना है, क्वेश्चन का क्रम भी मेंटेन करना है। अब कैसे कि सपोज करो आपको 5वां क्वेश्चन बहुत अच्छा आता है, 5th क्वेश्चन आपको बहुत अच्छा आता है, आपने 5th कर लिया, अब उसके बाद आप सीधा एग्जामिनर को ले गए 19th क्वेश्चन पे, 19वां क्वेश्चन आपने कर लिया, फिर वापस 30वां क्वेश्चन किया, फिर वापस 20वां क्वेश्चन किया। तो ऐसा करने से क्या होगा, एग्जामिनर को बार बार पेपर पलटने पड़ेंगे। और हमारा प्रयास ये होना चाहिए कि एग्जामिनर को किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं हो, किसी प्रकार की परेशानी नहीं हो, क्योंकि वो हमें, उनके पास बहुत सारी नोटबुक है, उनको बहुत सारी नोटबुक चेक करनी है, वो पर डे का टारगेट लेके चलते हैं, पर घंटे का टारगेट लेके चलते हैं। और ऐसे में यदि हम उनको बार बार पढ़ने पलटने के लिए करेंगे तो बिल्कुल इरिटेट होगा और उसका नुकसान हमें होगा। तो प्रायोरिटी के साथ साथ हमें क्वेश्चन की सीक्वेंस भी मेंटेन करनी है कि ज्यादा उसको पढ़ने पलटने की आवश्यकता नहीं पड़े। क्वेश्चन पॉइंट नंबर 6, क्वेश्चन नंबर, कि जो मार्जिन हमने छोड़ा है उसमें आप बहुत अच्छी तरीके से जो क्वेश्चन आप कर रहे हैं उसका नंबर लगाएं। यदि सब क्वेश्चन है तो सब क्वेश्चन को ब्रैकेट में लिखें। कई बार हम जल्दबाजी में क्वेश्चन नंबर लगाना छोड़ देते हैं। अब एग्जामिनर को कितना परेशान होना पड़ता है कि वो पहले आपका आंसर पढ़ेगा, फिर आंसर के आधार पर वो निकालेगा कि इस बच्चे ने ये क्वेश्चन किया है, और ऐसा करने में उसका बहुत ज्यादा समय व्यर्थ होगा, और समय व्यर्थ होगा तो वो इरिटेट होगा। और हमारा प्रयास ये है कि एग्जामिनर को बिल्कुल चेयरफुल मूड में रखना है, अच्छे मूड में रखना है। पॉइंट नंबर 7, राइटिंग। एग्जामिनर को जो सबसे प्रभावित करने वाली जो चीज है वो है राइटिंग। अब जब राइटिंग की बात कर रहे हैं तो कुछ बच्चे घबरा रहे होंगे कि मेरी राइटिंग तो है ही नहीं। तो सुंदरता का नहीं होना बदसूरती नहीं है। आपकी राइटिंग हो सकता सुंदर नहीं हो, लेकिन खराब भी नहीं हो सकती। तो उन बच्चों को घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम रातों रात अपनी राइटिंग को चेंज नहीं कर सकते, लेकिन कुछ टेक्निक्स हैं जिनको लेकर हम अपनी राइटिंग को अच्छा बना सकते हैं। टेक्निक नंबर 1, कि आप अपनी राइटिंग को इतना बारीक नहीं लिखें कि एग्जामिनर को बार को नोटबुक को ऊपर लेके देखना पड़े।
क्योंकि बार बार जब वो नोटबुक को ऊपर लेके देखेगा तो बिल्कुल परेशान होगा, इरिटेट होगा। दूसरा पॉइंट, आप अपनी राइटिंग को इतना बड़ा भी नहीं लिखें कि एक लाइन में केवल 4 शब्द आए और ऐसे करके आपने 2 नंबर के क्वेश्चन में पूरा पेज भर दिया, तो ये चीज भी गलत है। तीसरी बार हम गलती कर लेते हैं, कई बार डॉक्टरी लैंग्वेज लिख देते हैं। क्योंकि मैं इंग्लिश का टीचर हूं इसलिए इंग्लिश की बात करूंगा। सपोज करो स्पेलिंग लिखनी है प्रोहिबिशन, PROHI करके हमने डॉक्टरी लैंग्वेज लिख दिया, तो इस प्रकार की डॉक्टरी लैंग्वेज का भी प्रयोग नहीं करना है। राइटिंग अच्छी होनी चाहिए। आप राइटिंग ऐसे लिखें कि पर्याप्त गेप हो, ठीक है, और राइटिंग में 6-7 शब्द आ जाए, ज्यादा बड़ी भी नहीं हो, ज्यादा छोटी भी नहीं हो, और इस प्रकार हम अपनी एक जो राइटिंग है उसको एक अच्छा लुक दे सकते हैं। पॉइंट नंबर 8, पॉइंट राइटिंग। ये यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि यदि जहां तक संभव हो सके, चाहे वो क्वेश्चन 2 नंबर का है चाहे 5 नंबर का है, यदि आपको पॉइंट याद है उस क्वेश्चन के, तो निश्चित रूप से आपकी प्रायोरिटी ये होनी चाहिए कि आपका आंसर पॉइंटों में हो। क्योंकि पॉइंट में होने से एग्जामिनर के दिमाग में एक आपकी इमेज क्रिएट होती है कि आप अपने उत्तर को लेकर बिल्कुल श्योर हो, आप आश्वस्त हो, इसलिए आप पॉइंटों में उत्तर दे रहे हो। पॉइंट लिखने का एक तरीका ये भी है कि आपके मान लो एक बड़ा क्वेश्चन है और आप पॉइंट लिख रहे हैं, तो बड़ा पॉइंट का एक डायग्राम बनाए, एरो बना के लिख सकते हैं, एक पेड़ बना के पॉइंट लिख सकते हैं। तो जब वो आपके पॉइंट देखेगा ना तो काफी कुछ वही समझ जाएगा और एक बहुत अच्छी इमेज आपकी प्रति उसके दिमाग में बनेगी। बच्चे को इतने पॉइंट याद है, तो वहीं से आपकी एक अच्छी शुरुआत हो जाएगी। तो बिल्कुल क्वेश्चन में मान लो 2 नंबर का है चाहे 5 नंबर का है, जहां तक हो सके पॉइंट लिखें और पॉइंट के अंतर्गत उत्तर दें। इसी बीच मैं आपको कहना चाहूंगा सभी विद्यार्थी और अभिभावकों से कि ये जो वीडियो है ये विद्यार्थियों के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो सभी विद्यार्थी इस वीडियो को एग्जाम देने से पहले, जब भी आपके एग्जाम शुरू हो उससे पहले इस वीडियो को जरूर देखें और इसमें जो बताई गई चीजें हैं उसका फॉलो करें और ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक पहुंचे, ज्यादा से ज्यादा बच्चों का उसका फायदा मिले। इसके लिए आप इसको लाइक करें, शेयर करें। और हम एक समस्या आती है कि सब्सक्राइब करने से डरते हैं, लेकिन मैं यहाँ बताना चाहूंगा कि हम लोग इस अपॉर्चुनिटी कोचिंग पे बहुत ही रेयर वीडियोस बनाते हैं, बहुत कम बनाते हैं, इसलिए नोटिफिकेशन वाली समस्या आपकी नहीं आएगी। इसलिए यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो सब्सक्राइब जरूर करें, इसमें भूल नहीं करें। इससे मेरा उत्साहवर्धन होगा और आप लोगों के लिए बहुत यूजफुल और भी आगे वीडियो आपको मिलते रहेंगे। दोस्तों, चर्चा करते हैं अगले बिंदु। अगला बिंदु है गैपिंग। गैपिंग का मतलब है कि आप जब भी कोई आंसर लिखते हो तो उसमें जो वर्डिंग लिख रहे हैं उस वर्ड में पर्याप्त गैप होना चाहिए। ज्यादा गैप भी नहीं होना चाहिए, लेकिन वर्ड एक दूसरे से मिले हुए भी नहीं हो, शब्द एक दूसरे से मिले हुए भी नहीं हो, इस प्रकार का हमें ध्यान रखना है। प्लस जो हम प्रत्येक क्वेश्चन के नीचे हमें एक लाइन छोड़ना है। जो भी क्वेश्चन आप कर रहे हो उसमें हमें एक लाइन छोड़ना है। और बाय द वे कि आपका क्वेश्चन मान लो 1 है और 1 में 4 सब क्वेश्चन है, तो जब वो क्वेश्चन पूरा समाप्त होता है तो उसके नीचे आप 2 लाइन छोड़ें। इससे क्या होगा कि एग्जामिनर को जो रीडिंग करने का समय होगा वो बहुत अच्छा लगेगा, इजीली रीड कर पाएगा और आपकी राइटिंग का एक लुक भी आएगा। तो गैपिंग का ध्यान रखें। फिर आती बात लॉन्ग क्वेश्चन की, लॉन्ग क्वेश्चन जब भी आप करें तो आप नए पेज से शुरू करें। मान लो आपने आधे पेज से शुरू कर दिया, क्योंकि एग्जामिनर के पास समय नहीं है, वो उसके दिमाग में ये रहता है कि जितना जल्दी हो सके मैं नोटबुक को चेक करूं। तो आपने आधे से शुरू कर दिया तो सबसे पहला तो उसको एग्जामिनर को आपका पूरा आंसर पढ़ने का मौका नहीं मिलेगा और आधा जो पढ़ के है उसमें जो आपने लिखा उस आधे में वो नंबर देके आगे बढ़ जाएगा। और प्लस लॉन्ग क्वेश्चन का एक जो लुक आना चाहिए वो लुक नहीं आ पाता है, इसलिए लॉन्ग क्वेश्चन को हमेशा पॉइंटों में लिखें और नए पेज से शुरू करें। क्योंकि पॉइंटों में लिखोगे तो एग्जामिनर के दिमाग में इमेज आएगी कि आप अपने उत्तर को लेकर, आप अपने आंसर को लेकर बहुत कॉन्फिडेंट है, बहुत आश्वस्त है और उस लॉन्ग क्वेश्चन का पूरा आपको फायदा मिलेगा। अगला बिंदु है दोस्तों टाइम मैनेजमेंट। ये सबसे महत्वपूर्ण पहलू है एग्जाम के अंतर्गत कि टाइम मैनेजमेंट अपने पास होना चाहिए। कौन सा क्वेश्चन को कितना समय देना है, कितना समय बचा है, कौन से क्वेश्चन बचे हैं, इन सारी चीजों का कैलकुलेशन हमारे दिमाग में पेपर करते करते चलना चाहिए। कई बार हम क्या करते हैं कि
कोई क्वेश्चन को देखकर इमोशनल हो जाते हैं, उन क्वेश्चन के साथ हम इमोशनली अटैच हो जाते हैं जो हमें बहुत अच्छी तरीके से आते हैं, और हम उन क्वेश्चन को लिखते जाते हैं और 5 नंबर के क्वेश्चन को आपने बहुत सारा लिख लिया, तो अब आपके जो 4 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, 5 नंबर का क्वेश्चन में आपने बहुत सारे लिखने हैं, लेकिन उस लिखने के चक्कर में आपके 4 नंबर के ऑब्जेक्टिव छूट गए, तो बिल्कुल मैथमेटिकल नंबर जो आपको मिलने वाले थे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, वो टाइम मैनेजमेंट नहीं होने के कारण आपके छूट गए, और उस जो 5 नंबर का क्वेश्चन क्या है उसमें श्योरिटी नहीं है कि 5 नंबर हमें मिले ही नहीं, तो बिल्कुल टाइम मैनेजमेंट का ध्यान रखना है। अगला बिंदु आता है दोस्तों वर्ड लिमिट। वर्ड लिमिट लिखा हुआ होता है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 20 से 40 शब्दों में दें, या निम्न प्रश्नों के उत्तर इतने से इतने शब्दों में दें, तो बिल्कुल उस लिमिट को आप ध्यान रखिए, क्योंकि एग्जामिनर के पास जो आपका लिखा हुआ आवश्यक सामग्री है उसको भी पूरा पढ़ने का समय नहीं है, तो हम क्यों वर्ड लिमिट क्रॉस करें, तो हमारा अनावश्यक पढ़ा हुआ एग्जामिनर नहीं पढ़ेगा। इसके अलावा हम अनावश्यक लिखेंगे तो हमारी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स आई निकलेगी और उसका नुकसान हमें भुगतना पड़ेगा। तो वर्ड लिमिट का बिल्कुल ध्यान रखें कि कोई भी क्वेश्चन उस वर्ड लिमिट से बाहर नहीं जाना चाहिए, और शॉर्ट एंड स्वीट में जो उत्तर मांगा गया उसको लिखें, ताकि कम से कम गलतियां हो और एग्जामिनर को ज्यादा पढ़ने का, अनावश्यक ज्यादा पढ़ने का हम अवसर नहीं दें। नेक्स्ट टॉपिक आता है रीड द क्वेश्चन केयरफुली। बिल्कुल ये बात आपको शुरू में ध्यान रखनी है, कई बार हम क्वेश्चन को पूरा पढ़ते ही नहीं है। उदाहरण के लिए मैं आपको बता दूं कि क्वेश्चन पूछा गया है कि 1857 की क्रांति के कारण बताते हुए उसके परिणाम पर प्रकाश डालिए। हमने क्वेश्चन को पढ़ा, 1857 क्रांति के कारण आते ही हमारे दिमाग को कि वो क्वेश्चन हमें याद है, इसलिए हम आगे बढ़े नहीं और हमने कारण को बहुत अच्छी तरीके से लिख दिया। फिर अपने को मालूम चलता है कि क्वेश्चन यह था कि 1857 की क्रांति के कारण बताते हुए परिणाम पर प्रकाश डालिए, तो जो प्रकाश हमें परिणाम पर डालना चाहिए था वो प्रकाश हमने किस पे डाल दिया, कारण पे डाल दिया। तो क्वेश्चन को हमेशा पूरा पढ़े, क्योंकि हम जो क्वेश्चन हमें आता है उसको लेकर हम थोड़ा एक्साइटेड हो जाते हैं और पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ पाते हैं। इसी प्रकार कई बार लिखा होता है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, और ब्रैकेट में लिखा होता है एनी 2 और एनी 3। वो एनी 2 और एनी 3 हम पढ़ ही नहीं पाते हैं, और क्वेश्चन को जैसे हमने क्वेश्चन शुरू किया 5 क्वेश्चन है, पांचों को पांचों करके आ जाते हैं, क्योंकि ब्रैकेट वाले शब्द को हमने देखा ही नहीं। तो क्वेश्चन को हमेशा ध्यान से पढ़े, क्योंकि क्वेश्चन कई बार अंत में जाकर चेंज हो जाता है, तो इसलिए क्वेश्चन की पूरी लैंग्वेज पढ़े और क्वेश्चन को पूरा पढ़े और उसकी लैंग्वेज को समझे। ठीक है, अगला बिंदु आता है क्वेश्चन वी डोंट नो। अब हम बिल्कुल अच्छी तैयारी करके गए, हमें सब कुछ याद है, लेकिन फिर भी एग्जाम तो एग्जाम होता है, तो कई क्वेश्चन ऐसा हो सकते हैं उस पूरे पेपर में, एक तो क्वेश्चन या 2 या 3 क्वेश्चन ऐसा हो सकते हैं जो आपको नहीं आते हैं। अब क्या करें, अब क्वेश्चन को हमें छोड़ना नहीं, क्योंकि हमें बताया गया है कि क्वेश्चन किसी प्रकार से छोड़ के नहीं आना है, तो अब छोड़ के नहीं आना है तो करें क्या? तो ऐसी स्थिति में क्योंकि हम एग्जाम देने गए हैं तो हमें ये तो अच्छी तरह मालूम है कि ये जो क्वेश्चन आया ये किस टॉपिक में से आया, तो जो क्वेश्चन हमें नहीं आते हैं उन क्वेश्चन का आप उत्तर दीजिए, लेकिन बिल्कुल अतार्किक उत्तर नहीं देना। आप ये आइडिया कीजिए कि क्वेश्चन किस टॉपिक में से है, और उस टॉपिक से संबंधित आपको जो भी आता है, जो भी आपको याद है वो लिखिए, ताकि आपको नंबर मिलने के चांस रहेंगे। केवल क्वेश्चन करना ही पर्याप्त नहीं है, आप अनशन उत्तर लेके आ जाएंगे, उससे आपको नंबर नहीं मिलेंगे। आपको क्वेश्चन देखना है कि इस चैप्टर में से है और उस चैप्टर से संबंधित आपको जो भी याद है उस क्वेश्चन को आपको करके आना है। अंतिम बिंदु है डेकोरेशन। आपका पेपर कंप्लीट हो गया, आपने लगभग सारे क्वेश्चन कर लिए, फिर भी आपके पास 5-10 मिनट बच जाते हैं या 5-7 मिनट आपको बचाना है। अब आपको अपनी नोटबुक को डेकोरेशन करना है, डेकोरेट करनी है। तो डेकोरेट करने में मैं आपको ये कहूंगा कि जो भी आपने लाइन छोड़ी है उसको ब्लैक पेन से आधा लाइन को ब्लैक पेन से खींच ले। जो आपने पॉइंट लगाए हैं, जो जिन क्वेश्चन में आपने पॉइंट यूज किए हैं उन पॉइंटों को अंडरलाइन करें ब्लैक पेन से, और जो भी लाइन आपने छोड़ी उनको ब्लैक पेन से काला आधा खींच के रखें, ताकि उससे क्या होगा, आपकी नोटबुक का एक लुक बनेगा और आपकी नोटबुक अच्छी दिखेगी।
और एग्जामिनर जब ऐसे नोट को देखेगा तो निश्चित रूप से चेयरफुल रहेगा, अच्छे मूड में रहेगा और आपको अच्छे अंक मिलेंगे। मैं आशा करता हूँ सभी विद्यार्थियों से कि जो निम्न बिंदु हमने बताए हैं वो निश्चित रूप से आप इनका फॉलो करेंगे और यदि आप इन सारे बिंदुओं का ध्यान रखेंगे, फॉलो करेंगे तो मैं आप 100% मैं आपको कहता हूँ कि इसका आपका फायदा निश्चित रूप से मिलेगा। इसी के साथ एक बार फिर आप सभी से निवेदन कि इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। सब्सक्राइब करने में हिचके नहीं, क्योंकि आपको बार बार इसका नोटिफिकेशन नहीं आएगा। इसी के साथ आप सभी को धन्यवाद, नमस्कार।